सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग हिंदी टिप्पण के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम आपका 23 तारीख को होने वाला है। हर एक हिंदी टिप्पण का एग्ज़ाम रविवार को ही होता है ताकि सभी का उस दिन छुट्टी रहे और उस दिन एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है, 11 बजे से 1 बजे तक। इस बार जो हिंदी टिप्पण का एग्ज़ाम है 2026 का, वो 23/8/2026 को है और 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, यानी कि 3 घंटे तक ये एग्ज़ाम चलेगी। अगर आपने हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस को देख लिया है तो आप 1.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा, या बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको 2 घंटा लगेगा और 1 घंटा आप बैठ के टाइम पास कीजिएगा, समय खत्म होने का इंतज़ार कीजिएगा। यानी कि आपको वहाँ पर सोचना समझना नहीं है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, पिछले जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताई है, वो सारा आपको देखना है और डिलीवर करना है। ठीक है। अब देखिए, हिंदी टिप्पण में बहुत लोग बात करते हैं कि मैं फेल क्यों करता हूँ। सर, मैं फेल कर जाता हूँ बार बार, कितना भी एग्ज़ाम देता हूँ फेल कर जाता हूँ। खासकर ये प्रश्न सिपाही संवर्ग के लोग को ज़्यादा दिक्कत है। चलिए सिपाही संवर्ग के लोगों के बारे में देख लेते हैं। सिपाही संवर्ग के जो लोग हैं वो लोग क्या गलती करते हैं और क्यों फेल करते हैं। देखिए, लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। 12 नंबर जो आपका कंडिका है वो देखिए, 12 नंबर कंडिका में ये बोल रहा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जो पहला पृष्ठ होता है वहाँ पर अपना नाम, पदनाम देवनागरी लिपि में लिखेंगे, यानी कि हिंदी में लिखेंगे। जैसे हमको कौशल कुमार लिखना है तो हम कौशल कुमार ऐसे नहीं लिखेंगे, कौशल कुमार देवनागरी लिपि में ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और बात करें अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर को आप अंग्रेजी के अक्षर अंक में भी लिखेंगे 1 2 3 4 और देवनागरी लिपि में भी लिखेंगे। यहाँ साफ लिखा हुआ है कंडिका। ये नोटिफिकेशन है इस बार का नोटिफिकेशन है। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं और सीधा एग्जाम में जाते हैं, केवल अंग्रेजी के अंक में लिख देते हैं। तो वहाँ पर उत्तर पुस्तिका का जो पहला पृष्ठ है, आवरण पृष्ठ जिसको बोलते हैं, वहाँ पर नाम लिखना है। आपको आपका पद नाम लिखना है। जैसे मैं एएसओ हूँ तो मैं अपना एएसओ लिखूंगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लिखूंगा, एएसओ नहीं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लिखूंगा। जो भी आपका नाम है, कोई सब इंस्पेक्टर है तो उसे पुलिस अवर निरीक्षक लिखना होगा, ना कि सब इंस्पेक्टर, क्योंकि यहाँ पे साफ बोल रहा है देवनागरी लिपि में लिखना है। अगर कोई सिपाही है तो उनको लिखना है ई नहीं कि डीएपी फलना, डीएपी फुल फॉर्म हिंदी में लिखना है आपको, बिहार सिपाही जो भी है उसको। और मान लीजिए कोई टीचर है, अब वो कौन सा टीचर है, वो उसका आपको प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के हैं, वो उसको पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा, या जो अपना पोस्ट वो लिखते हैं वो उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो रोल नंबर है वो उनको अंग्रेजी में भी लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर 581, तो उसको आपको अंग्रेजी में 581 भी लिखना है और देवनागरी में आपको 8 ऐसे होता है। देखिए, हम आपको पूरा लिख देते हैं। 1 2 3 आपका ये 4 कैसे होता है, हाँ 4 होता है आपका ऐसे 4। ठीक है। 5 6 7, ठीक है। 8 ऐसे होता है 8 और 9, 1 का उल्टा 9। देखिए, जैसे आप 1 लिख रहे हैं उसका जस्ट उल्टा 9। तो ये है आपका 1 से 9 तक, और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए 581 अगर मेरा रोल नंबर है तो इसको लिखेंगे 581। ये आपका हो गया अंग्रेजी में, ये हो गया देवनागरी में। यही बोल रहा है, अंग्रेजी में भी लिखना है, देवनागरी में भी लिखना है। ये लिखिएगा। आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा, वो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। आप सोचिएगा यार इतना अच्छा एग्जाम दिए, कौशल सर इतना अच्छा पढ़ाया, फिर भी फेल कर गए, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले पहुँच जाइए। ठीक है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कॉपी, किताब या किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं होगा। आपको पूरा अपने दिमाग से लिखना है। अब आते हैं एक चीज़ और, मैंने आरटीआई किया था और आरटीआई में मैंने नंबर मंगवाया था। तो उसमें मुझे क्या पता चला कि जो संक्षेपण होता है, संक्षेपण, ठीक है, और जो अनुवाद होता है हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद, उसमें जो नंबर मिलता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर संक्षेपण भी आपका 25 नंबर का है, अनुवाद भी आपका 25 नंबर का है, संक्षेपण में आपको 25 में 10 से 12 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 1/3 में उसको संक्षेपण करके लिख दे। वो ऐसा होता है 50%, वो 1/2 में लिखता है, मतलब जितना सेंटेंस दिया हुआ उसका आधा में लिखता है, जबकि उसको 1/3 में लिखना है। इतना सेंटेंस है तो उसको इतना ही दूर में शॉर्ट करके लिख देना 1/3 में, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए संक्षेपण में आपको 10 से 12 नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप अनुवाद लिखते हैं
तो आपको मैंने देखा है 25 में से 18, 19, अगर बहुत अच्छा आप अनुवाद कर रहे हैं तो 20+ भी नंबर लोग लाए हैं। और केवल अनुवाद और एक ईरर वाला जो रहता है वाक्य को शुद्ध करें, इस दोनों के दम पर वो पास कर जाते हैं। उनको लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेटर का सबसे पहला बात है, कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं उसका अगर आप फॉर्मेट सही लिख रहे हैं, फॉर्मेट, तो फॉर्मेट का ही आपको आधा नंबर मिल जाता है। आप तो ऐसे ही पास कर जाइएगा। 33% आपको पास करना है। समझ लीजिए, पास करना हिंदी टिप्पण दुनिया का सबसे आसान चीज़ है। आपको कुछ गलतियां बस नहीं करनी है। तो आज जो मैंने वीडियो में आपके लिए लाया है वो संक्षेपण लेकर आया है। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम में संक्षेपण पूछे गए हैं वो और उसका यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये आप लोग गूगल भी कर सकते हैं या ट्रांसलेशन का एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ पर भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इसका क्वेश्चन ना हो, तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल आप यहाँ पर आइए, सारा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है उसका हिंदी सॉल्यूशन, फिर यहाँ पर क्वेश्चन उसका हिंदी सॉल्यूशन, फिर यहाँ क्वेश्चन उसका हिंदी सॉल्यूशन, फिर यहाँ क्वेश्चन उसका हिंदी सॉल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को मैंने एक जगह कर दिया है। और अगर कोई बचेगा तो वो आप लोग एक दो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी टिप्पण का अनुवाद से संबंधित है। क्योंकि अनुवाद अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप संक्षेपण कीजिए, संक्षेपण कीजिए, ठीक है। और अगर किसी का इंग्लिश थोड़ा सा भी अच्छा है, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश की समझ है, वो ज़रूर से ज़रूर अनुवाद वाला टॉपिक सेक्शन को कीजिए। अगर आप बहुत ख़राब अनुवाद भी करते हैं तो भी आप 15 नंबर ले आइएगा, संक्षेपण से ज़्यादा नंबर आप ले आइएगा, ठीक है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होती है, संक्षेपण करने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिनको हिंदी में दिक्कत है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो मैं कहूँगा कि आप अनुवाद को प्रेफर कीजिए, अनुवाद आप करना ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो, यानी कि हम लोग अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अनुवाद। हाँ, आप लोग के लिए एक मैं 7 निश्चय योजना 3 भी लेकर आया हूँ, ठीक है। वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। 7 निश्चय योजना 3। देखिए, सबसे पहले हिंदी इज़ वाइल हिंदी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल इंडिया यूज। यानी कि देखने से क्या लग रहा है कि चूँकि हिंदी जो है वो ऑल इंडिया यूज को बहुत लोग ऐसे भी लिखेंगे अखिल भारतीय उपयोग के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे कि संपूर्ण भारत में उपयोग के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरह से टूटी फूसी भाषा में भी अगर इसका अनुवाद कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि शुद्ध, हाँ शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी वर्ड का हिंदी में मीनिंग पता है तो उसको शुद्ध लिखिए, नहीं पता है तो उससे मिलता जुलता कोई पर्यायवाची शब्द है वो लिखिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वाइल हिंदी इज एक्सपेक्टेड टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल इंडिया यूज, यानी कि चूँकि हिंदी जो है वो अखिल भारतीय उपयोग के लिए या संपूर्ण भारत के उपयोग के लिए एक आधिकारिक भाषा एक्सपेक्ट की जाती है, यानी कि उम्मीद की जाती है। इट इज़ फॉरगेटन दैट इट इज़ ओनली an all India medium of higher education that can appropriately be such a language। यानी कि ये बोल रहा है, लेकिन यह भुला दिया जाता है, या मतलब ये लोग भूल गए हैं, फॉरगेट हो गए, भुला दिया जाता है कि केवल उच्च शिक्षा का मतलब अखिल भारतीय माध्यम ही उचित रूप से अंग्रेजी भाषा हो सकती है। अगर निम्न शिक्षा की बात करें, मान लीजिए कि आपका कोई नीचे का शिक्षा है, तो अब वो जनरली सबसे पहले तो बोलता है कि बच्चा लोग को मातृभाषा में पढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया तो हिंदी में पढ़ाइए, और एकदम हायर लैंग्वेज है, अगर आपको मान लीजिए PhD वगैरह करना है, एकदम उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन भी देखते हैं, ऑनर्स जाते जाते वो मीडियम इंग्लिश ही हो जाता है, तो वही बोल रहा है कि इट इज़ फॉरगेटन दैट इट इज़ द ओनली एन ऑल इंडिया मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन दैट कैन अप्रोप्रिएटली बी सच अ लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यह भुला दिया जाता है कि यह केवल उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय माध्यम ही उचित रूप से ऐसी भाषा हो सकती है। अब देखिए, For various reasons, the universities have found it difficult to accept Hindi as the medium of higher education। यानी कि लोग भूल गए हैं, विभिन्न कारणों से विश्वविद्यालयों को, या जो विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी को स्वीकार कर पाना आज भी बहुत मुश्किल है। मतलब हिंदी को स्वीकार कर पाना मुश्किल लगता है। कहाँ गया, हाँ, द डिफ़िकल्टीज इज accentuated by an unplanned and अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट एट डिस्प्लेसिंग इन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश को हटाना जो है आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। अंग्रेजी को हटाने के लिए अनियोजित, ठीक है, अनियोजित और
असमन्वित प्रयास से यह कठिनाई और बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग ये बात मान लीजिए, अगर आप साइंस इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आपको अंतर समझ में आएगा। आप साइंस में पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन, हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा उसको त्वरण, तो हिंदी से वो चीज़ थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब मान लीजिए हम लोग पढ़े थे 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इसका हिंदी वर्ड बताइए तो क्या होगा। हिंदी में वो हायर लैंग्वेज में वो समस्या आती है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब some of the universities in the Hindi speaking state have started a sudden switch over to हिंदी, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अचानक से हिंदी में चेंज कर दिया है, जिससे और पर कठिनाई आएगी। यानी कि हिंदी भाषी राज्यों के कुछ विश्वविद्यालय ने अचानक हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड सम यूनिवर्सिटीज इन नॉन हिंदी स्टेट्स हैव टू सब्स्टिट्यूट इंग्लिश बाय द रीजनल लैंग्वेज, जबकि कुछ जो यूनिवर्सिटी है वो क्या कर रहा है, इंग्लिश को वहाँ का रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए असम है तो वहाँ पर हिंदी यूज नहीं करेगा, इंग्लिश की जगह असमिया यूज करेगा, या उड़ीसा है तो वहाँ पर उड़िया यूज करेगा, हिंदी यूज नहीं करेगा, ठीक है। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट that English has continued to be the Indian medium in matter of higher knowledge at an intellectual level, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको बोलते, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल जो है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पर, यानी कि बौद्धिक स्तर पर, उच्च ज्ञान के मामले में, ठीक है, हायर नॉलेज के मामले में, उच्च ज्ञान के मामले में क्या बोल सकते हैं, यानी कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बौद्धिक स्तर पर उच्च ज्ञान के मामले में अंग्रेजी भारतीय माध्यम आज भी बनी हुई है, ठीक है, आज भी बनी हुई है। उसके बाद अगला लाइन कहाँ गया, बट इन दोज यूनिवर्सिटीज वेयर इंग्लिश इज डिस्कार्टेड एज द मीडियम, स्टूडेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स और लेक्चर डिलीवर्ड इन दैट लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में अगर वो पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है। इंग्लिश ही अभी तक सही है, यानी कि, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में जहाँ अंग्रेजी के माध्यम के रूप में त्याग दिया जाता है, छात्रों को उस भाषा में दिए गए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों या व्याख्यानों को समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। अब मान लीजिए आपको बचपन से असमिया में पढ़ा रहा है, असमिया से पढ़ा रहा है, हायर लैंग्वेज पे जाइएगा, अचानक से आप असमिया से इंग्लिश में आप ये कीजिएगा तो आपको इंग्लिश समझने में भी कठिनाई होगा, ठीक है, कठिनाई होगा। उसके बाद द इंग्लिश दैट दे एक्वायर इज जनरली बेस्ड ऑन इल डाइजेस्टेड गाइड्स इन एन इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश समराइजेज विच दे नेवर अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। वे जो अंग्रेजी सिखाते हैं, ठीक है, वो आम तौर पर किसी भारतीय भाषा में खराब पचने वाली मार्गदर्शिकाओं या अंग्रेजी सारांशों पर आधारित होती है, जिन्हें वे कभी ठीक से समझ नहीं पाते। एज ए रिजल्ट, ठीक है, परिणाम स्वरूप, while there has been deterioration in the standard of English acquired at the university stage, mastery acquired over the Hindi is of very limited character, literally and ornamental rather than precise and flexible। यानी कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, परिणाम स्वरूप जहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर अर्जित अंग्रेजी जो हम लोग गेन किए हैं दूसरे देश से, उसके स्तर में गिरावट आई है, वहीं हिंदी पर जो हम लोग प्रभुत्व अर्जित किए हैं वो काफ़ी सीमित है, बहुत लिमिटेड है, साहित्यिक और सजावटी है, न कि सटीक और लचीला। वही बोल रहा है, वो सटीक नहीं है, ना तो वो प्रिसाइज है, ना तो वो फ्लेक्सिबल, ना तो लचीला है। अब आगे आते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। समझ तो रहे हैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि, ठीक है। आगे, लेट अस फेस एन अनप्लीजेंट फैक्ट, ठीक है, हमें एक अप्रिय तथ्य का सामना करना चाहिए। इफ़ स्वेड बाय द सेंटिमेंट वी फोरगो द यूज ऑफ इंग्लिश, अ लैंग्वेज ऑफ पावर विच हैज़ बिल्ट अप स्टैंडर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड एफिशिएंसी इन इंडिया, इट विल नॉट हेल्प एनीवन नॉर विल इट सर्व द काउज ऑफ हिंदी। ये बोल रहा है कि यदि हम भावनाओं में बहकर अंग्रेजी का उपयोग छोड़ देते हैं, हम लोग लगता है कि चलो
हिंदी का ही यूज करते हैं, हमारे देश की भाषा है। और भावनाओं में बहकर हम लोग इंग्लिश का अगर यूज हम लोग छोड़ देते हैं, जो शक्ति की भाषा है, जिसने भारत में विद्वता, दक्षता और बहुत सारे मानकों का निर्माण किया है, तो इससे किसी का भला नहीं होगा, न ही इससे हिंदी का हित होगा। आपको लगता है कि हम इंग्लिश छोड़ देंगे तो हिंदी का भला हो जाएगा? नहीं, हिंदी का भला नहीं होगा। हिंदी का भला तभी होगा जब आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी भी पढ़िए, दोनों का नॉलेज रखिए, हिंदी का भी ज्ञान रखिए, ये कह रहा है। अनलेस हिंदी बिकम्स इन सम मेजर्स अ मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इन द हैंड्स ऑफ एजुकेटेड मैन, एट लीस्ट फॉर अ जनरेशन, इट कैन नॉट रिप्लेस इंग्लिश एज एन ऑल इंडिया मीडियम ऑफ पावर। यानी कि ये साफ साफ कह रहा है कि जब तक हिंदी कम से कम एक पीढ़ी के लिए शिक्षित लोगों के हाथों में अभिव्यक्ति का जो मतलब साधन होता है, या शक्तिशाली साधन यहाँ पे बोल रहा है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, शक्तिशाली साधन नहीं बन जाती है, तब तक अंग्रेजी को अखिल भारतीय शक्ति के माध्यम के रूप में हम लोग विस्थापित या प्रतिस्थापित, है ना, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेस जो बोल रहा है, रिप्लेस, प्रतिस्थापित, विस्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हम लोग इंग्लिश को। इफ़ इंग्लिश इज रिप्लेस्ड बाय हिंदी रैपिडली, तुरंत अगर आप हटा दीजिएगा, सोचिएगा हम 2 मिनट में हटा दें भावनाओं में बह के, तो क्या होगा? ए वाइड लिंग्विस्टिक गल्फ विल ओपन बिटवीन द हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट्स, अ न्यू लिंग्विस्ट्स विल राइज इन द कंट्री, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी itself will be retarded and its ultimate acceptance as the national language will be delayed. For the sake of Hindi itself, we should guard against the possibility of a new linguist in the country. यानी कि ये बोल रहा है, अगर हम भावनाओं में बहकर तुरंत तेजी से मतलब इंग्लिश को हटा देते हैं और अंग्रेजी की जगह हिंदी को ले आते हैं, तो क्या होगा? हिंदी और गैर हिंदी राज्य में, जैसे मान लीजिए दिल्ली में हिंदी बोला जाता है, ठीक है, बिहार में भी हिंदी बोला जाता है, झारखंड में हिंदी बोला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको, जैसे असम में असमिया बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड चल जाइए तो वहाँ इंग्लिश भी बोला जाता है, नागा भी, और बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। आपको उड़ीसा चल जाए, उड़िया बोला जाएगा, ठीक है। डोगरी लैंग्वेज है आपका जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में, तमिलनाडु में आपको तमिल बोलेगा, तो ज़रूरी वहाँ का आदमी तो हिंदी बोलता ही नहीं है, ठीक है, बोलता ही नहीं है, तो क्या होगा? तो उसके बीच में गैप हो जाएगा। हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के बीच में एक व्यापक भाषाई खाई बन जाएगा, ठीक है, एक खाई जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा। देश में एक नया भाषाविद उभरेगा, ठीक है, लिंग्विस्ट जिसको बोल रहे हैं, लिंग्विस्ट को क्या बोलिएगा? भाषाविद ही बोलेंगे ना, भाषाविद उभरेगा। हिंदी का विकास स्वयं पिछड़ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि हम हिंदी को अचानक से बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा? नहीं, हिंदी का विकास पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग देखिएगा खाली इंग्लिश बोल रहा है, कुछ लोग खाली हिंदी बोल रहा है, जबकि दोनों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी अंतिम स्वीकृति होने में देरी हो जाएगी। आपको लग रहा है कि केवल हम लोग हिंदी को प्रमोट करेंगे तो इसको आप राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हिंदी के हित में हमें देश में एक नए भाषाविद की संभावना के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए ये बोल रहा है कि अचानक से हम लोग हिंदी को नहीं ख़त्म कर सकते, इंग्लिश को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और हायर लैंग्वेज में आज भी इंग्लिश का यूज होता है। इसीलिए हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश को अचानक से हटाकर हिंदी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, यही बोल रहा है। तो ये इसका हम लोग भावार्थ समझ गए हैं। इसका हिंदी में हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन दे दिए। इसका पीडीएफ हम लोग डाल देंगे कहाँ पर? तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, या जो भी मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर करवाए हैं उसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग जाइए स्टडी विद कौशल एप्लीकेशन, स्टडी विद कौशल एप्लीकेशन पर जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर पर। वहाँ पर आपको पेड कोर्सेज होगा, पेड कोर्सेज में आपको हिंदी टिप्पण आएगा, हिंदी टिप्पण आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको हिंदी टिप्पण का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, या फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा वहाँ का भी आपको सारा पीडीएफ मिलता जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरे एग्जाम का है, ये तो किसी एग्जाम का होगा, 19-20 का कोई क्वेश्चन होगा। अब ये आ जाते हैं अगला एग्जाम में। अगला एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है इसका भी हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एन अट्रैक्टिव लुक has been given to the entrance of the nature safari which reflects the beauty of the nature safari। ये क्या बोल रहा है? नेचर सफारी के प्रवेश द्वार को आकर्षक लुक दिया गया है, इंट्रेंस को आकर्षक लुक दिया गया है, हैज़ गिवन टू द अट्रैक्टिव लुक, इंट्रेंस को दिया गया है, उसका जो प्रवेश द्वार है उसको एक आकर्षक लुक नहीं बोलेंगे, लुक क्या बोलेंगे, आकर्षक दृश्य बनाया गया है, ठीक है। लुक ऐसा नहीं, लुक लिख दीजिएगा, वैसा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। एक आकर्षक दृश्य बनाया गया है, दिया गया है, उसका इंट्रेंस को
ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर सफारी, जो कि नेचर सफारी की खूबसूरती को दर्शाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्लास स्काई वॉक इनसाइड द नेचर सफारी देयर इज अ सस्पेंशन ब्रिज। ये क्या बोल रहा है, नेचर सफारी के अंदर जो है एक क्या बोलते हैं, स्काई वॉक के अलावा एक सस्पेंशन ब्रिज भी दिया हुआ। अब सस्पेंशन ब्रिज का इंग्लिश मत क्या बोलते हैं, हिंदी आपको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, समझ में आया, सस्पेंशन ब्रिज ऐसे ही लिख दीजिएगा, सस्पेंशन ब्रिज हिंदी में लिख दीजिएगा। और स्काई वॉक का अगर मान लीजिए आपको हिंदी नहीं पता होगा, इसको हिंदी में स्काई वॉक ही लिख दीजिएगा, यही तरीका है, स्काई वॉक, यही तरीका है। ठीक है, अब आगे आते हैं। देयर इज ऑल्सो द फैसिलिटी ऑफ राइफल शूटिंग रेंज। ठीक है, यानी कि वहाँ पर राइफल शूटिंग रेंज की भी सुविधा है। ठीक है, अब उसके बाद देयर इज अ जिप लाइन ऑफ अबाउट 800 मीटर्स बिटवीन द टू हिल्स वेयर वन कैन एंजॉय द थ्रिल ऑफ साइकिलिंग इन द एयर। अलॉन्ग विथ दिस अ सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बिटवीन द टू पीक्स ऑफ द वैभवगिरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है कि दोनों पहाड़ियों के बीच करीब 800 मीटर का है ना, मतलब लगभग दोनों पहाड़ी के बीच में लगभग 800 मीटर की जिप लाइन है, जहां आप हवा में साइकिल चलाने का रोमांच का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वैभवगिरी की जो दो चोटी है, वैभवगिरी ही है ना, देख हाँ वैभवगिरी ही है, इसकी दो जो चोटी, दो पीक्स को चोटी बोलेंगे, दो चोटी के बीच में एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, उस सस्पेंशन ब्रिज का भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इट्स जर्नी इज ऑल्सो एक्साइटिंग, यानी कि वो इसका सफ़र भी जो है, जर्नी को सफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सफ़र जो है वो रोमांचक है, एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक है। अराउंड इट द आइडल्स ऑफ प्रिमिटिव एंड ट्राइबल पीपुल हैव बीन रिप्लेस्ड। इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द पीपुल लिविंग इन द वाइल्ड सराउंडिंग्स। द आइडल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज 4 सुप्रीम डिसिपल्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड ऑन द रूट ऑफ द नेचर सफारी। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके चारों ओर आदिम जमाने या आदिम जाति या आदिवासी लोगों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। इससे जंगल परिवेश में रहने वाले लोगों की झलक मिलती है। इसके अलावा नेचर सफारी का जो रूट है, रूट पर क्या किया है, कहाँ गया, हाँ जो रूट है वहाँ पर बुद्ध और बुद्ध का 4 गो क्या बोलते हैं डिसिपल, यानी कि शिष्य, 4 शिष्य का भी मतलब आइडल यानी कि मूर्ति को इंस्टॉल किया है, वहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि लॉर्ड बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में कि उनका क्या मतलब यहाँ पर योगदान था। नेचर सफारी का जो रूट है वहाँ पर, रूट को रूट मत लिखिएगा, मार्ग लिखिएगा, के मार्ग पर भगवान बुद्ध और उनके 4 परम शिष्यों की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। नेचर सफारी इज डेवलप्ड एज ए ग्रीन एरिया हैविंग नीदर इलेक्ट्रिसिटी नॉर मोबाइल सिग्नल। ठीक है, नेचर सफारी को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ ना तो बिजली है न ही मोबाइल सिग्नल। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इट्स व्हीकल टू रीच देयर। बाईसाइकिल्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेंट हेयर, यानी कि वहाँ पहुँचने के लिए वन विभाग अपनी गाड़ी देता है, और यहाँ साइकिल भी किराए पर मिलती है कि अगर आपको मान लीजिए गाड़ी से नहीं जाना है तो आप साइकिल से भी नेचर सफारी का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद there is a battery operated vehicle inside and a solar system is being developed for the power to minimize pollution। सोलर सिस्टम का यूज किया गया है, बैटरी वाला गाड़ी दिया गया है वहाँ पे, जो टोटो बोलते हैं वो दिया गया है, और सोलर सिस्टम वहाँ पर दिया गया है। सौर क्या बोलते, सोलर सिस्टम क्या बोलेंगे, सौर तंत्र, सौर प्रणाली, हाँ सौर प्रणाली का प्रयोग किया गया है ताकि वहाँ पर पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, मिनिमाइज किया जा सकता है। एक वर्ड यूज होता था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हम देखे थे कहीं पे, वो हम लोग के समय में पूछा था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को आप लोग हिंदी में क्या बोलिएगा? ठीक है, क्या बोलिएगा बताइए? इष्टतम उपयोग, इसका हिंदी होता है इष्टतम उपयोग। सर्वोत्तम उपयोग भी यहाँ पर गलत होगा, सर्वोत्तम उपयोग लिखना भी यहाँ पर गलत होगा।
तो आप लोग समझ जाइएगा कि कुछ कुछ वर्ड जब आप यूज करते रहिएगा ना तो आपको उसका हिंदी पता चल जाएगा। ये जो मैं जितना करवा रहा हूँ इतना ही अगर आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, तो आपका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में कुछ कुछ वर्ड पकड़ा जाएगा। ऐसा भी होता है कि रिपीट कर जाए, बिल्कुल हो सकता है कि ये रिपीट कर जाए, या कहीं ना कहीं इंग्लिश क्या बोलते हैं कोई एडिटोरियल वगैरह से उठाकर भी यहाँ पर वर्ड दे देता है। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग? इवन द पंप हाउस इन द कैंपस इज ऑपरेटेड बाय सोलर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो दिया है प्रदूषण कम करने के लिए, बिजली के लिए सोलर सिस्टम विकसित किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ तक कि परिसर में पंप हाउस भी सोलर बिजली से चलता है। ठीक है, पंप हाउस भी सोलर बिजली से चलता है। अब टूरिस्ट कैन रोम हेयर इन डे टाइम, इट इज़ क्लोज एट नाइट, यानी कि केवल जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट को पर्यटक लिखिएगा। ठीक है, पर्यटक केवल रोम यानी कि घूम सकते हैं, भटकना, रोम घूमना। ठीक है, दिन के टाइम में ही वहाँ पर घूम सकते हैं, रात के टाइम में वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। रात के टाइम में पर्यटक नहीं भटक सकते हैं, रात के टाइम में खतरा रहता है। द मड हाउस इज मेड ऑफ मड टू मेक पीपल फील हैप्पी ड्यूरिंग द डे, इट इज़ क्लोज इन द नाइट, बट टू मेक पीपल फील हैप्पी ड्यूरिंग द डे अपार्ट फ्रॉम द मड हाउस which is made mud, there is a bamboo house made of bamboo where floor is made of bamboo, and tree house which is a house built on tree। यानी कि देखिए मड हाउस बनाया है, बम्बू का घर बनाया है, और एक आपको पेड़ पे भी घर बना दिया है। इसको पूरा अच्छे से हम समझाते हैं क्या है कि दिन में लोगों को खुशी का एहसास कराने के लिए मिट्टी से बना हुआ एक मड हाउस को आप मड हाउस ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है, मड हाउस बनाया गया है। ठीक है, मड हाउस बनाया गया है लोगों की खुशी का एहसास कराने के लिए, लेकिन दिन में लोगों की, जो रात में बंद रहता है, लेकिन दिन में लोगों को खुशी का एहसास कराने के लिए यहाँ एक मड हाउस है। मिट्टी से बने मड हाउस के अलावा यहाँ पर एक बम्बू हाउस भी है, जो बम्बू हाउस को ऐसे ही लिखिएगा, बम्बू हाउस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बांस का घर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो बांस का बना हुआ है, जिसका फर्श भी बांस का बना हुआ, लिखा हुआ है ना, हुज फ्लोर इज ऑल्सो मेड ऑफ बम्बू, जिसका फर्श भी बांस का बना हुआ है। ठीक है, और क्या लिखिएगा, और एक ट्री हाउस भी है, पेड़ का घर है ना, इट इज़ द ओनली ट्री हाउस इन द बिहार। कहाँ गया ट्री हाउस? हाँ, एंड द ट्री हाउस विच इज़ द हाउस बिल्ट ऑन ट्री, जो कि पेड़ पर बना घर है। It is the only tree house in Bihar, although there was a tree house in the Sanjay Gandhi Biological Park which has been closed due to aging and weakening of the tree। अब देखिए संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पर भी एक ट्री हाउस था, लेकिन चूँकि वहाँ जिस पेड़ पर ट्री हाउस बनाया गया था वो पेड़ बूढ़ा हो चुका था, वो कमज़ोर हो चुका था, इसीलिए वहाँ पर ट्री हाउस को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब अगला में आते हैं। अगला हम लोग ट्रांसलेट जितना जल्दी करें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ द इमर्जिंग हेल्थ कंसर्न फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया की लत है वो बच्चों के लिए एक इमर्जिंग यानी कि उभरती हुई समस्या है। इमर्जिंग हेल्थ कंसर्न, स्वास्थ्य समस्या, उभरती हुई एक स्वास्थ्य समस्या या स्वास्थ्य चिंता है। ठीक है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। This addiction disrupts their daily routine, distracts them from books, and causes them to prefer loneliness even when they are among friends and family members। यानी कि जो सोशल मीडिया जो है वो हम लोग को क्या करता है, डेली रूटीन को डिस्टर्ब करता है, मतलब उसको भंग करता है। उसको डेली रूटीन को, जो हम लोग का दिनचर्या, डेली रूटीन क्या लिखिएगा, दिनचर्या को ख़राब करता है, और ये हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उस ध्यान भटकाता है। किससे? बुक से, किताबों से दूर ले जाता है, किताबों से दूर करता है। ठीक है, और इसके कारण होता क्या है, काउजेज देम, इसके कारण क्या होता है, टू प्रेफर लोनलीनेस, उन लोग को अकेलापन अच्छा लगता है। इवन व्हेन दे आर अमंग फ्रेंड्स, जब वो दोस्त के साथ हो या फैमिली मेम्बर के साथ हो, अपने परिवार के सदस्य के साथ हो, तब भी उनको अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मोबाइल, सोशल मीडिया का आदत हो जाता है। फिर से पढ़ते हैं, सोशल मीडिया की लत बच्चों के लिए एक उभरती हुई स्वास्थ्य की चिंता है। यह लत उनकी दिनचर्या को बाधित करती है, दिनचर्या को रोकती है, उन्हें किताबों से दूर करती है, और दोस्त और परिवार के सदस्यों के बीच होने के बावजूद भी उन्हें अकेलापन पसंद करने के लिए मजबूर कर देती है। आगे आता है अगला,
Depression and anxiety, lack of concentration on work and irritability are some of the social media addiction symptoms. ये कुछ सिम्टम्स है, इसका मतलब इनका लक्षण है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। डिप्रेशन यानी कि अवसाद, बहुत लोग अवसाद नहीं लिखेंगे तो डिप्रेशन क्या लिखेंगे, चिंता, ठीक है, तनाव, कुछ जो आपको जो लगता है वो लिख दीजिए। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी कि क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी को ही चिंता बोलेंगे, सॉरी। डिप्रेशन को आप लोग लिखिएगा तनाव, चिंता, या हम लिखते हैं अवसाद, डिप्रेशन को लिखते हैं अवसाद, है ना, अवसाद, चिंता, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वर्क यानी कि काम पर ध्यान न देना, ठीक है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या है, आर सम ऑफ द सोशल मीडिया एडिक्शन सिम्टम्स। सोशल मीडिया की जब आपको लत लग जाती है तो आपको इन सब की आदत है, आप तुरंत किसी बात पर चिड़चिड़ा हो जाइएगा। कोई आपको रोकेगा, कोई काम बोल देगा तो आप फेसबुक चला रहे हैं, कोई आपको काम बोल दिया तो आप क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाइएगा, क्या है हमको फेसबुक चलाने दो ना, उस टाइम हमको क्यों डिस्टर्ब कर दिया। ये सब उसका सिम्टम्स है, वो सब उसका क्या है, सिम्टम्स है। सिम्टम्स को क्या बोलेंगे, लक्षण। सिम्टम्स को क्या बोलेंगे, लक्षण है। सच केसेज started showing an increasing trend during the COVID pandemic when online mode of teaching and direct access to cell phones kept them hooked to social media। और ये कब बढ़ा, जब कोविड महामारी फैला। कोविड पैंडेमिक को लिखिए, कोविड महामारी। कोविड महामारी के दौरान ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई जब ऑनलाइन शिक्षण और सेल फोन जो है, या मोबाइल फ़ोन लिख दीजिएगा, सेल फोन को, मोबाइल फ़ोन की सीधी पहुँच, बच्चे लोग को सीधी पहुँच ने उन्हें सोशल मीडिया से जोड़े रखा। हुक्ड टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से हुक कर दिया, जोड़े रखा। However, experts do not hold children alone responsible for this, as children begin to learn most of the behavior from imitating the elders, and today there is hardly a home where all its members, including women, kept distances from social networking sites। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि केवल सोशल मीडिया साइट जो है वो बच्चों के लिए, बच्चों के इस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हालांकि विशेषज्ञ इसके लिए अकेले बच्चों को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है, नकल करके बच्चे बड़ों की नकल करके ज़्यादातर व्यवहार सीखना शुरू करते हैं। और आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां महिलाओं सहित उसके सभी सदस्य सोशल नेटवर्किंग साइट से दूरी बनाए रखते होंगे। अगर कोई बच्चे देखेंगे उनके पिता मोबाइल में घुसे हुए हैं तो बच्चा बोलेगा मैं क्यों नहीं घुसूंगा। अगर देखेंगे अपनी माता मोबाइल में घुसी हुई है, मेरे मम्मी पापा अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो बच्चे क्यों नहीं घुसेंगे। यहाँ तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि कोविड पेंडेमिक के समय जो मोबाइल जो उनको सोशल मीडिया से हुक्ड कर दिया, यानी कि जोड़े रखा, केवल वही रिस्पॉन्सिबल है या केवल बच्चे रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है जो बच्चों को टाइम नहीं देते हैं बल्कि अपने मोबाइल को टाइम देते हैं। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बोला है यहाँ पे, बहुत अच्छा बात बोला है। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, recognizing physical illness is normal and so its treatment, but when someone talks about their mental health issues they are always neglected or laughed upon। ये क्या बोल रहा है कि शारीरिक बीमारी को पहचानना एकदम आसान है। recognizing physical illness is normal, एकदम पहचानना बिल्कुल आसान है। and so its treatment यानी कि और उसका इलाज भी बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपको हाथ में चोट लगा तो उसका इलाज पहचान भी लेगा, इलाज भी हो जाएगा। बट लेकिन जब कोई हम लोग बात करते हैं, समवन टॉक्स अबाउट, जब हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्यों बड़ा मुद्दा बन जाता है? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ऑलवेज नेग्लेक्टेड और लाफ्ड अपॉन, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या फिर लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। अब कहाँ, मेंटल हेल्थ इन इंडिया इज ट्रीटेड लाइक ए टैबू, बट it is necessary that patient of mental illness should be taken to a mental health professionals as soon as it is detected। लेकिन देखिए भारत में मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको एक टैबू माना गया। टैबू होता है एक वर्जित चीज़, ठीक है, यानी कि आप अपने परिवार के सदस्य के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, वो टैबू है, एक टैबू है, ठीक है। टैबू क्या होता है कि जो पुरानी परंपरा है उससे दूर हटके कुछ ऐसा काम करना, वो टैबू हो जाता है, ठीक है, तो वर्जित होता है वो। तो मेंटल हेल्थ भारत में एक वर्जित चीज़ों की तरह है, वर्जित चीज़ की तरह माना जाता है। लेकिन यह ज़रूरी है
बट इट इज़ नेसेसरी दैट पेशेंट ऑफ मेंटल इलनेस शुड बी टेकन टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी कि जिसको मानसिक बीमारी है उसको मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के पास, या फिर जो उसका नॉलेजेबल है, जो उसका जानकार है, मानसिक स्वास्थ्य के जानकार व्यक्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं, जानकार व्यक्ति के पास जितनी जल्दी ले जाएं उतना अच्छा है। ठीक है, जैसे ही मानसिक बीमारी का पता चले मरीज को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के पास ले जाना एकदम ज़रूरी है, यही बोलता है। चलिए अब आगे आते हैं। अगला हमारा ये 2025 का क्वेश्चन है, पिछले साल ये 2025 का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कीजिएगा। इसमें क्या देखें, टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक पिलर्स ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। शिक्षकों को जो है वो अभी जो हम लोग का शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्य आधार माना जाता है, बेसिक पिलर मुख्य आधार माना जाता है। इट इज़ द टीचर्स हु ग्रूम्स द चिल्ड्रंस एंड द इनोसेंट माइंड थ्रू द एजुकेशन एंड कंडक्ट इनटू द बेस्ट इनलाइटेंड एंड आइडियल पर्सनैलिटी। शिक्षक ही शिक्षा और अच्छे व्यवहार के जरिए बच्चों और उनके मासूम मन को एक बेहतरीन ज्ञानी और आदर्श व्यक्तित्व में ढालते हैं। उसके बाद आते हैं, अ टीचर हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। हम लोग भी बहुत सारा चीज़ अपने शिक्षक से नकल करते हैं, सीखते हैं। टीचर हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस, ये तो हो गया। यहाँ पे इन टूडेज इरा इट हैज़ बिकम मैंडेटरी टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज के दौर में लड़के और लड़कियाँ दोनों को सही शिक्षा देना जरूरी हो गया है। इट इज़ ईजी टू बिकम अ टीचर बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम एन आइडियल टीचर। एक शिक्षक बनना तो बहुत आसान है, परंतु एक आदर्श शिक्षक, आइडियल टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। एन आइडियल टीचर कैन ओनली बी द वन who first of all purifies his conduct. He should be disciplined, virtuous and humble in nature so that the students can imitate him. ठीक है, यानी कि इमिटेट का मतलब यहाँ पे कॉपी करना नहीं हुआ, अनुकरण करना, सीखना, अनुकरण। यहाँ पे इमिटेट को आप अनुकरण वर्ड यूज़ कीजिएगा, अनुकरण। ठीक है, हमेशा गुरु से शिष्य जो है वो कॉपी नहीं करता, उसका अनुकरण करता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते के समय में कुछ ऐसे वर्ड का चयन कीजिए जो शिक्षक को अच्छा लगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होगा कि आदर्श शिक्षक वही हो सकता है जो सबसे पहले अपने व्यवहार को शुद्ध करे। ठीक है, प्योरीफाई हिज कंडक्ट, व्यवहार को शुद्ध करे और उससे अनुशासित रहे, वर्चुअस यानी कि गुणी है ना, जिसमें गुण हो, और हम्बल विनम्र हो। ठीक है, हम्बल इन नेचर, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। ताकि स्टूडेंट जो है उसका अनुकरण कर सके, अब एन आइडियल टीचर इज़ वन हु कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एज। आदर्श शिक्षक वह है जो छात्रों को उसकी उम्र के हिसाब से उनकी मानसिकता को समझ सके। अब मान लीजिए हमको बहुत नॉलेज है, हम सोचे कि हम एक बार समझाएं स्टूडेंट समझ जाए और नहीं समझा तो 2 झाप लगा दिए, ऐसा नहीं है। हमको ये समझना होगा कि उसकी उम्र में हम भी ऐसे थे, तो उसकी उम्र के हिसाब से हमको वैसा समझना चाहिए। अब आगे समझते हैं, इट इज़ एन इसेंशियल क्वालिटी फॉर अ टीचर टू बी इम्पार्शियल। ठीक है, शिक्षक को इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी, पक्षपात, है ना, पक्षपात। और इम्पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि वो पक्षपात से दूर रहे, निष्पक्ष। इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, in a country like India where students belonging to many religions, caste, classes, provinces and languages come to get education, a teacher should be such who can teach the student equal treatment through his conduct. शिक्षक का जो है नेचर ऐसा होना चाहिए, शिक्षक का गुण ऐसा होना चाहिए कि वो निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत कोई होगा हिंदू है या मुस्लिम है, वो धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को धर्म, ठीक है, कास्ट यानी कि जाति, क्लास यानी कि वर्ग, प्रोविंस यानी कि प्रांत, ऐसा है कि कोई बिहार का है, महाराष्ट्र में शिक्षा ले रहा है, महाराष्ट्र वाले भेदभाव नहीं, किसी भी राज्य से आए, प्रोविंस से आए तो भी भेदभाव नहीं करना है। लैंग्वेज, कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है। अब हम लोग जैसे झारखंड में पढ़ते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो झारखंड के जो लोग थे वो याद को बोलते थे आद। सर हम आद कर लिए हैं, तो आद कर लिए भाई, वो लैंग्वेज वहाँ का, वो वहाँ की आदत है,
आद कर लेंगे सर। तो अब टीचर को वहाँ पर हंसी मजाक नहीं उड़ाना है, टीचर को बच्चे को समझाना है, सिखाना है अपने तरीक़े से, निष्पक्ष होना है। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अब वो किसी भी मज़हब का हो, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी प्रोविंस का हो, प्रांत का हो, या किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी भाषा का हो, उसको हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, भारत जैसे देश में जहाँ अलग अलग धर्मों, जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं के छात्र शिक्षा लेने आते हैं, शिक्षक के लिए निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो गया बस इतना ही। An ideal teacher should stay away from vices like greed, partiality, non-cooperation, show-off, etc. and should cooperate in the future building of the country. शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो अपने व्यवहार से छात्रों को समानता से पढ़ा सके। एक आदर्श शिक्षक को लालच, ग्रीड यानी कि लालच, पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात, नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग, शो ऑफ यानी कि दिखावा करना, इन सब चीज़ों से, जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और फ्यूचर बिल्डिंग ऑफ द कंट्री में कॉपरेट करना चाहिए, यानी कि देश के भविष्य निर्माण में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, टू मेक इनलाइटेंड सिटीजन्स अ टीचर शुड ट्राई टू अवेकन डिवोशंस टुवार्ड्स मोरल वैल्यूज एंड इंस्टिल ह्यूमन वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स। यानी कि ये बोल रहा है कि शिक्षक को, मतलब जागरूक नागरिक बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों में नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाने, मानवीय मूल्यों को जगाने, मोरल वैल्यूज यानी कि मानवीय मूल्यों को विकसित करने, इन सब चीज़ों की कोशिश करना चाहिए। शिक्षक को हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि छात्रों में नैतिक मूल्य बढ़े, नैतिक मूल्य के प्रति निष्ठा जागृत हो, या फिर मानवीय मूल्यों को विकसित करने की कोशिश करें। हमेशा सिखाना चाहिए नैतिक मूल्य के बारे में। आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, जब तक मोरल वैल्यू नहीं पढ़ाइएगा तब तक आपकी सारी शिक्षाएँ धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। अब अगला आते हैं हम लोग। अगला है बिहार के बारे में बोल रहा है, वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखिए वाइल्ड लाइफ का एक और हम पढ़ाए थे, नेचर सफारी वाला, फिर से वाइल्ड लाइफ आ गया। तो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो आता है आपको वो ज़्यादा पूछता है, इन्वायरमेंट वाला खास करके। द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज, हमको लगा था बाउंड एरिया, जबकि स्टेट बाउंड्रीज। यानी कि ये बोल रहा है कि बिहार के जो वन्य जीवों की आवास है, जो उसका हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब आवास, रहने का जगह। ठीक है, जो वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास है, हैबिटेट है, वो राज्य की सीमा, स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसके नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी सीमा में, और दक्षिणी साउदर्न रीजन दक्षिणी सीमा में, यहीं पर केंद्रित है। कंसंट्रेटेड यानी कि केंद्रित है। यानी कि बिहार का अगर आप मैप बनाइएगा तो नॉर्थ वाले पार्ट में और साउथ वाले पार्ट में, यहीं पर जो है वो वन्य जीवों का जो हैबिटेट है, आवास है, वो वहाँ पर केंद्रित है। उसके बाद द फॉरेस्ट कवर इज डेंस एंड रिच नियर द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर एंड इज लेस डेंस इन द साउथर्न रीजन। यानी कि ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ में भी जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, है ना, या पश्चिमोत्तर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उत्तर पश्चिम कोने पर, ठीक है, वन क्षेत्र जो है वो घना है, डेंस है, घना है, जबकि साउदर्न रीजन, जबकि दक्षिणी क्षेत्र पे ये कम घना है। ठीक है, लेस डेंस, कम घना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कवर्स अबाउट 33,000 स्क्वायर किलोमीटर in the state, and the conservation of wildlife and their habitat in Bihar is also a great challenge due to extreme pressure of human population and livestock population on the land resources। ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि बिहार में जो भी संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेटिव एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र, वो 33,000 वर्ग किलोमीटर, इसको स्क्वायर किलोमीटर को लिखिएगा वर्ग किलोमीटर, से अधिक है, उससे एबव है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार में वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण भी भूमि संसाधनों पर मानव आबादी और पशुधन आबादी के अत्यधिक दबाव के कारण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए बिहार में जो ह्यूमन पॉपुलेशन और लिवली स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक है, इस दोनों के पॉपुलेशन की वजह से
एक चैलेंज बना हुआ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोग के हैबिटेट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वन जीव का आवास के लिए। अब आते हैं बिहार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स वेयर मेड इन 1973, यानी कि बिहार का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में बना था, 1973 में बना था, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द, देखिए 1972 के प्रोविजन को, प्रावधान को लागू किया गया था 73 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 72 में, उसको बिहार में 73 में इम्प्लीमेंट किया गया, यही बोल रहा है। यानी कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1973 में बिहार वन्यजीव संरक्षण नियम बनाए गए थे। अब आगे आते हैं, द वेरियस अथॉरिटीज आर अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रोल, रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ द सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। ये बोल रहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के नियंत्रण, ठीक है, उसके नियंत्रण कहाँ गया, हाँ, कंट्रोल, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन यानी कि विनियमन और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, इन तीन चीज़ों के लिए, यानी कि वन्य जीव का अगर सुरक्षा करना है तो अभयारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्र का नियंत्रण करना होगा, विनियमन करना होगा, प्रबंधन करना होगा, और वैधानिक प्रावधान को, जो भी उसका स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, वैधानिक प्रावधान है, उसको लागू करने के लिए, ठीक है, वैधानिक प्रावधानों को बिहार में लागू करने के लिए इन नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों की नियुक्ति की जाती है। बहुत चीज़, जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट गार्ड बनाइएगा, ठीक है, उससे ऊपर हाई लेवल पे एक रेंजर ऑफिसर बनाइएगा, है ना, ऐसे कर करके बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। बिहार हैज़ ए रिच कंजर्वेशन ट्रेडिशन इवन इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर फॉर अदर यूजेज ऑफ लैंड द रिसोर्सेज। द स्टेट ऑफ बिहार हैज़ डिक्लेयर्ड मोर देन 50% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ विच इज़ द हाइएस्ट इन द कंट्री। ये देखिए क्या बोल रहा है, बिहार में संरक्षण की समृद्ध परंपरा है। हम लोग पहले से ही प्राकृतिक में पेड़ों की पूजा करते आए हैं। भूमि संसाधनों के अन्य उपयोगों के अत्यधिक दबाव के बावजूद भी बिहार राज्य ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 50% से अधिक भूमि जो है वो वन्य क्षेत्र घोषित किया गया है, जो पूरे भारत देश में सर्वाधिक है। हालांकि 50% अभी है नहीं, लेकिन इसको कर देगा बिहार, इसके लिए पूरा कोशिश कर रहा है। अगला देखिए, चलिए अभी ये हम लोग, इसके बाद हमको लगता है लास्ट ही है, इसके बाद लगता है लास्ट ही है, हाँ इसके बाद लास्ट ही है, यही हमारा लास्ट है और इसको हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट है, इसको पढ़ के हम लोग आज का अनुवाद वाला टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। फॉर अ कंट्री विथ 1.4 बिलियन प्लस पॉपुलेशन प्लस पीपुल, द पैरालंपिक्स अंडरवे इन पेरिस हैव प्राउड गुड न्यूज़। ठीक है, 1.4 अरब से ज़्यादा आबादी वाले देश के लिए, जिसे ओलंपिक में पिछड़ने वालों में गिना जाता था, पेरिस में चल रहे पैरालंपिक अच्छी खबर लेकर आए हैं। विद अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी, द इंडियन कंटिजेंट्स इज ऑल सेट टू गो पास्ट इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल। अब देखिए यहाँ पे समापन समारोह के कुछ ही दिन बचे हैं और भारतीय दल अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदकों के पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। द रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग एंड आर्चरी हैज़ ब्राउट ए स्माइल बैक ऑन द फेसेज ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स फैंस आफ्टर द ऑर्डिनरी शो एट द रिसेंट ओलंपिक्स। यानी कि ओलंपिक्स में जो भारत का पैरालंपिक्स है, वहाँ पर जो इन लोगों ने अच्छा किया था, खास करके एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, ये सब में, तो वो बहुत सारे भारतीयों के चेहरे पर स्माइल ला रहा है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। ये बोल रहा है कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग और आर्चरी यानी कि निशानेबाजी। ठीक है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, और नहीं, आर्चरी में हो गया तीरंदाजी और शूटिंग में हो गया निशानेबाजी। ठीक है, इसको ऐसे करिएगा, शूटिंग हो गया निशानेबाजी, आर्चरी हो गया तीरंदाजी। ठीक है, तो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी और तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन ने हाल ही में हुए ओलंपिक में काफ़ी हद तक निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय खेल प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब द मोडेस्ट हॉल ऑफ 6 ओलंपिक मेडल्स ओड मच टू द कंट्रीब्यूशन बाय पिस्टल शूटर मनु भाकर हु क्लाइम्ड द पोडियम ट्वाइस। ये कह रहा है
6 ओलंपिक पदकों की मामूली बढ़त में पिस्टल शूटर मनु भाकर का योगदान काफ़ी हद तक मतलब योगदान माना जाता है, जो कि 2 बार पोडियम पर चढ़ी, 2 बार पदक हमको लगता है जीती है ना। इन द पैरालंपिक्स it has been Avni Lekhara who kept the tricolor flying high at the shooting range. The 22-year-old from Jaipur successfully defended the gold medal she won in the 10-meter air rifle category to the Tokyo Paralympics 3 years ago. इसके बारे में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मनु भाकर के बारे में तो बोल ही दिया, अब इसके बारे में बोल रहा है अवनी लेखरा के बारे में। ये बोल रहा है पैरालंपिक में यह अवनी लेखरा ही थी जिन्होंने शूटिंग रेंज में तिरंगा फहराया। जयपुर की 22 वर्ष की, ठीक है 22 ईयर बोल रहा है, जयपुर की 22 वर्षीय अवनी ने 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में, ठीक है SH1 श्रेणी में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया, यानी कि उसको फिर से इस बार जीता। She also won bronze medal in 50 meter rifle event in Japan, making her the most successful Paralympian in Indian history with the 3 medals. 3 मेडल के साथ सबसे सक्सेसफुल रही। ये क्या बोल रहा है? उन्होंने जापान में 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक भी जीता, जिससे वह 3 पदकों के साथ भारतीय इतिहास में सबसे सफल पैरालंपियन बन गई है। पैरालंपियन को पैरालंपिक खिलाड़ी भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दैट सी वॉन बॉथ हर गोल्ड मेडल ब्रेकिंग पैरालंपिक रिकॉर्ड इज़ द टेस्टामेंट टू हर ड्राइव फॉर एक्सीलेंस। ये क्या बोल रहा है कि उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दोनों स्वर्ण पदक जीते, जो उत्कृष्टता के लिए इनकी इच्छा का प्रमाण है, ठीक है, उनकी इच्छा का प्रमाण है। A car accident when she was 11 left Avni with complete paraplegia, which impairs the functioning of the lower extremities of the body. ये बोल रहा है कि जब वह 11 वर्ष की थी तो कार दुर्घटना में अवनी को पूर्ण पैराप्लेजिया, एक रोग होता है, पैराप्लेजिया नामक एक रोग हो गया था, ठीक है, पैराप्लेजिया हो गया था, जो शरीर के निचले छोरों को के कामकाज को बाधित करता है, यानी कि उनका ऊपर का शरीर तो काम करेगा, नीचे का शरीर काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, अब द फीट्स ऑफ अवनी एंड आर्मलेस आर्चर शीतल देवी आर इमेंसली इंस्पायरिंग। ये बोल रहा है अवनी और बिना हाथ वाली तीरंदाज शीतल देवी दोनों के कारनामे जो है वो इमेंसली इंस्पायरिंग है, यानी कि बेहद प्रेरणादायक हैं। मैनी ऑफ द वुमेन मेडलिस्ट who have contributed to Indian Hall at the Paralympics come from modest backgrounds and have had to overcome multiple barriers. Their achievements show that anything is possible with courage and resolve, no matter how daunting the odds. ये बोल रहा है उनकी उपलब्धियां बताती हैं कि साहस और दृढ़ संकल्प, ठीक है, साहस और मतलब पैरालंपिक्स में भारत की जीत में योगदान देने वाली महिला पदक विजेता मामूली पृष्ठभूमि से आती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल जगह से आती है, मॉडेस्ट बैकग्राउंड, ठीक है, मामूली पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन ठीक है, लेकिन उन्हें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है, बहुत सारी बाधाएं जो हैं उन्हें पार करना पड़ता है इंडियन हॉल, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? मल्टीपल बैरियर, बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। अब क्या बोल रहा है? उनकी उपलब्धियां बताती हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बताता है, उनकी उपलब्धियां बताती हैं कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करेज एंड रिजॉल्व, ठीक है, यानी कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ क्या संभव है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, सब कुछ संभव है, यही बताता है। तो इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो एक और आएगा जो कि 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2025 का क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए ये 2025 का क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगले बार जो क्या है, इसी वीडियो को मैं यहाँ पे इसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ये देखिए 25 का वीडियो, ये जो अभी था ये मैंने अभी करवा दिया है, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है अनुवाद को छोड़कर बाकी बचा हुआ है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।